हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने रिसर्च स्टेप्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ थीसिस, कि थीसिस को कैसे लिखना है। लेकिन थीसिस में कई शब्द ऐसे आते हैं जो हमें परेशान करते हैं, समझ नहीं आता है कि ये शब्द का अर्थ एक है या अलग अलग दोनों अर्थ होता है। जैसे शुरुआत हम करें, दो शब्द हमें ज्यादा परेशान करता है, एक होता है शोध प्रबंध और शोध निबंध होता है। तो शोध प्रबंध शोध निबंध को पहले मतलब अगर इंग्लिश के साथ हिंदी में कई बार और कंफ्यूजन हो सकती है, तो थीसिस फॉर्मेट और डिसर्टेशन जो होता है, डिसर्टेशन में क्या होता है और थीसिस क्या होता है, इसके बीच का अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है। तो थीसिस हुआ हमारा, जब हम पीएचडी करते हैं तो थीसिस हमें तैयार करना पड़ता है। पूरा जो हमने शोध किया उसको हमें पूरा डिटेल बुक के रूप में, किताब के रूप में हमें लिखना पड़ता है। उसी को शोध पत्र भी आप कह सकते हैं। थीसिस उसको एक शब्द में कहा जाए थीसिस है, तो अलग अलग शब्द थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसर्टेशन क्या होता है कि जब पीएचडी के अलावे आप करते हैं, जैसे मास्टर में भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, छोटा सा प्रोजेक्ट कोई मिला, या एमफिल में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, उस प्रोजेक्ट को तैयार करके जब आप उसका निष्कर्ष निकाल करके उसका डिटेल जब आप देते हो, जो कि आपके पीएचडी वाले डिटेल से के मुकाबले विद रिस्पेक्ट टू पीएचडी डिटेल, जो शोध पत्र जिसको कह सकते हो, उसके अगर कंपैरिजन में देखो तो ये छोटा होता है। तो इससे एमए में, एमफिल में, एमएससी में, बाकी जगहों पर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो आप लिखते हो अपने प्रोजेक्ट का डिटेल, उसको डिसर्टेशन कहा जाता है। और जब आप पीएचडी में आप लिखते हैं अपने रिसर्च की पूरी डिटेल, तो उसको थीसिस कहा जाता है। एक मोटा मोटा अंतर हम यहाँ समझ गए हुए हैं। इसके बाद एक और कंफ्यूजन होती है, ये कंफ्यूजन होती है, दो शब्द और आते हैं। एक आता है लेख, आलेख, इंग्लिश में उसको आर्टिकल कहते हैं, और दूसरा शब्द जो ऊपर हमने पढ़ा शोध पत्र थीसिस वाला, उसको रिसर्च पेपर कहा जाता है। तो आर्टिकल और रिसर्च पेपर दो शब्द परेशान करता है। क्या आर्टिकल अलग है, रिसर्च पेपर अलग है? बिल्कुल अलग है। रिसर्च पेपर तो आपका कंप्लीट हुआ, जो आपने पूरा अपना रिसर्च किया हुआ, उसका एक आपने पेपर तैयार किया, थीसिस तैयार किया। तो फिर आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल एक छोटा रूप होता है, उससे आप अपने रिसर्च को, जब आप किसी न्यूज़पेपर के लिए आप लिखते हो कि आप अपने रिसर्च को उसमें से एक कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो, जो आपने इतना अनुभव किया, इतने साल तक आपने मेहनत की है, बहुत कुछ आपने अनुभव किया, बहुत कुछ देखा, समस्या का आपको समाधान निकला है, उसको आप अपने नजरिए से एक आर्टिकल के रूप में, छोटे रूप में उसको लिखते हो। वो हुआ आपका आलेख। वो अनौपचारिक होता है, उसमें आपके जो है भाव बहुत ज्यादा होते हैं, आपके व्यक्तिगत विचार उसमें बहुत ज्यादा होते हैं या हो सकते हैं। जबकि रिसर्च पेपर में आपके अपने विचार कम होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको फैक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। आर्टिकल में क्या होता है? छोटा होता है, अनौपचारिक होता है, इसमें औपचारिकता जरूरत नहीं है। जैसे शोध पत्र जब आप लिखोगे, अभी हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे डिटेल शुरुआत कैसे करें, किन किन चीजों की जानकारी देनी ही देनी है हमें। जबकि आर्टिकल में हमें उस तरह की औपचारिकता नहीं निभानी है कि हम इतने स्टेप्स को फॉलो करें, इतनी सारी जानकारी दें। तो शोध पत्र हमारा होता है, रिसर्च पेपर हमारा होता है, पूरा डिटेल होता है, औपचारिक होता है, सारे फैक्ट्स के साथ होता है, हमारे अपने मंतव्य उसमें कम होते हैं, नहीं के बराबर होते, क्योंकि फैक्चुअल होता है। आर्टिकल जो हम छोटा आर्टिकल कहीं लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखा कि हमने ये शोध किया है, उस पर आर्टिकल कुछ लिखा है, आपने विचार अनुभव लिखे हैं, वो अनौपचारिक होता है, छोटा रूप होता है, और उसमें साक्ष्य हम उसके साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई छापेगा ही नहीं उसको। उसमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, आप जो कह रहे हो उसी को मान लिया जाता है कि यही साक्ष्य। ये कुछ शब्द थे जिसको बताना जरूरी था। अब हम आते हैं शोध पत्र को लेकर के, थीसिस को लेकर के, जिसको हम थीसिस थीसिस बहुत ज्यादा दिमाग होता है खराब हमारा। थीसिस क्या है? जब किसी पीएचडी करने वाले से बात करना चाहो, उनको कोई काम बोलो, वो कहते नहीं नहीं, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आजकल मेरा थीसिस पे काम चल रहा है, थीसिस लिख रहा हूँ मैं। अब ये शब्द क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ सामने रखना। कुछ सामने रखना, क्या सामने रखेंगे? अगर हम इसको
बौद्धिक प्रस्ताव के रूप में देखें, यानी कि जो काम हमने किया, जो रिसर्च हमने किया, उसमें जो फाइंडिंग्स निकले, जो शुरू से लेकर के अंतिम तक सबको व्यवस्थित तरीके से जब हम रखते हैं, सामने रखते हैं, तो वही थीसिस हुआ। लेकिन ये ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है कुछ सामने रखना। ठीक है, ये रिसर्चर के यानी कि बौद्धिक प्रस्ताव को दिखाता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रोपोजिशन से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं कि शोध पत्र की जरूरत क्यों होती है, क्यों शोध पत्र लिखना जरूरी है। हमने रिसर्च कर लिया, हम डायरेक्ट जो है रिसर्च का हम फाइंडिंग्स ही डायरेक्ट दे दें कि हमें ये जो है समस्या था, समस्या का हमें ये समाधान निकला, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। आपको जहां से भी, आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं, वहां से आपको पीएचडी की एकेडमिक डिग्री नहीं मिलेगी अगर आपने पूरा थीसिस नहीं लिखा, पूरा शोध पत्र नहीं लिखा और उसका पूरा प्रोसेस है। तो इसीलिए आपके ऊपर अगर पीएचडी की डिग्री लेनी है, आपको एकेडमिक डिग्री लेनी है, पूरा थीसिस लिखना पड़ेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, जो नियम है। इसीलिए थीसिस लिखा जाता है। उसमें आपको सारा कुछ बताना होता है, आपके हाइपोथेसिस से लेकर के आपके फाइंडिंग्स, अपेंडिक्स तक सब कुछ आपको रखना होता है उस पुस्तक में। अब थीसिस कितना लंबा हो सकता है, कितने चैप्टर हो सकते हैं उसमें, तो थीसिस में कहा गया है, यानी शोध पत्र में आपके 5 से लेकर के 10 चैप्टर तक हो सकते हैं। अब चैप्टर कैसे डिसाइड होगा, तो चैप्टर ऐसे डिसाइड होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके सब्जेक्ट में आपने कितना काम किया, आपका क्षेत्र कितना बड़ा था, उस हिसाब से आपके चैप्टर बढ़ेंगे या घटेंगे। फिक्स फॉर्मेट इसमें भी नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा फॉर्मेट है। किसी भी थीसिस के 3 पार्ट होते हैं। जब आप लिख रहे हो शोध पत्र, तो उसका फॉर्मेट में बेसिकली 3 पार्ट होता है। कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक होगा आपका प्रथम भाग, जिसको कि आप कहोगे प्रियर टू चैप्टर। प्रियर टू चैप्टर यानी कि आप जो मेन चीजें लिखने वाले हो, उससे पहले आप कुछ चीजें बता रहे हो, उस अपने शोध पत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरा होता है मुख्य भाग, मेन बॉडी होता है उस शोध पत्र का। और तीसरा होता है अंतिम भाग, जिसमें कि आप संदर्भ ग्रंथ, सूची वगैरह, इंडेक्स और अपेंडिक्स डालते हैं। अब देखिए, प्रथम भाग जो होता है प्रियर टू चैप्टर, इसमें क्या क्या होता है, तो आप टाइटल पेज बताते हैं। इसमें आपको अप्रूवल लेटर देना पड़ता है, अप्रूवल लेटर के बिना नहीं काम चलेगा। अप्रूवल लेटर मतलब आपके जो गाइड हैं वो एक लेटर देते हैं कि अमित कुमार जी ने इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर इन्होंने अपना थीसिस पूरा किया है और हम हमारे द्वारा ये चेक किया गया, हम इसको अप्रूव करते हैं। तो वो उसका एक फॉर्मेट होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। उस पर गाइड के साइन होते हैं, विभाग के अध्यक्ष के साइन होते हैं। तो वो अप्रूवल लेटर आपको दिया जाता है और वो अप्रूवल लेटर आपको अपने शोध पत्र में लगाना होता है। उसके बिना आपका शोध पत्र अधूरा माना जाएगा। कौन मानेगा कि आपने किया है, नहीं किया? आपके कहने से तो होगा नहीं। टेबल ऑफ कंटेंट देना होता है, प्रीफेस आपको देना होता है, इसको पूरा भी डिटेल भी देखेंगे। लिस्ट ऑफ टेबल आपको बताना पड़ता है, बहुत सारे। अब डिपेंड करता है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल की आपने रिसर्च किस सब्जेक्ट पर किया है, उसमें कितना कंटेंट, कितना डाटा आपके पास आ पाया, डाटा में कितनी वेराइटीज आपके पास हैं। तो सारी वेराइटीज को जब आप अलग अलग करते हैं तो अलग अलग तरीके से आप उसको रखते हैं। आप अगर ग्राफिक्स आपने कुछ बनाया हुआ, ग्राफिक्स आपका है, तो उसका लिस्ट अलग देना पड़ेगा। कुछ फोटो है आपका, तो उसका फिगर के लिए उसका अलग से आपको देना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं योग की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, कैवल्य धाम या कुछ, तो उसमें जो फोटोज हैं, लास्ट में उसका जो है फिगर, जो है उसका फिगर नंबर 1 और बीच में होगा फिगर नंबर 1, तो वहां लास्ट में जाकर के आप चेक करते हैं 1 नंबर यहाँ से मैच हो रहा है। उसके बाद होता है नोमेनक्लेचर। इसमें शॉर्ट नेम होता है। जैसे कोई बहुत कठिन शब्द है या लंबा शब्द है, उसके लिए एक छोटा सा जो है, उसको और अच्छे से समझाने के लिए उसके लिए शॉर्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट नेम का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट नेम की भी जानकारी आपको देनी होती है। उसके बाद आपका होता है मेन बॉडी में अगर आए, तो मेन बॉडी की शुरुआत आपकी होती है इंट्रोडक्शन से।
कि अब आप अपने रिसर्च के बारे में मेन चीजें बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या बताएंगे आप इसमें? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है बहुत मजेदार और रोचक होना चाहिए कि जो पढ़े तो लगे कि नहीं आगे को क्या है उसको पढ़ना। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बारे में आप बताते हैं, रिसर्च डिजाइन के बारे में आप बताते हैं, मेथडोलॉजी क्या आपने इस्तेमाल किया इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपने अपने रिसर्च में कौन सा इस्तेमाल किया वो बताते हैं। डाटा के बारे में बताते हैं कि उसका एनालिसिस आपने कैसे किया हुआ है। रिसर्च का अचीवमेंट आपका मेन जो है वो क्या रहा। अब आप फाइनल चीज बताते हैं कि हमारा रिसर्च का अचीवमेंट हमें ये प्राप्त हुआ, ये समस्या के ये समाधान हमने निकाला, फाइंडिंग्स हमने ये निकाले, कंक्लूजन फिर आप बताते हैं उसमें। ये दूसरा मेन बॉडी हो गया आपके थीसिस का यानी शोध पत्र का। और तृतीय भाग जो होता है उसमें आप क्या बताते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि रेफरेंसेस, इंडेक्स और अपेंडिक्स आप इसमें देते हैं। अब एक एक करके इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मोटा मोटा ये ऐसी चीज है जिसको हमने 3 पार्ट में देख लिया, तो अब आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। अब क्या होता है आपके रिसर्च के हिसाब से, रिसर्च कितना बड़ा था, क्या टॉपिक था, वो सोशल साइंस का था, मैथमेटिक्स का था, या किसी दर्शन का था, योग से संबंधित था, वो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव था। तो वो सारी चीजें देख करके उसके बाद आपके थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट तैयार होता है कि कितने चैप्टर में हमारा ये समेट हम इसको पाएंगे। तो हम सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि शुरुआत में क्या हमें टाइटल पेज देना पड़ता है कि संपूर्ण स्वरूप की रूपरेखा हमें बतानी पड़ती है अपने शोध पत्र की। उसमें क्या बताना पड़ता है? अपना नाम आप लिखते हैं कि अमित कुमार हैं, फिर आप लिखते हैं थीसिस का नाम, यानी कि आप शोध पत्र जो है वो किस पर आपने शोध किया उसकी जानकारी आप देते हैं। आप गाइड का नाम लिखते हैं कि आपके गाइड कौन है। आप इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखते हैं। पूरा डिटेल लिखना पड़ता है इसमें, ये नहीं कि शॉर्ट में हमने लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा डिटेल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है, किसी कॉलेज में है, किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वो पूरा डिटेल आपको उसमें लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है अप्रूवल लेटर, जो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि आपके गाइड या परामर्श समिति कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका फिक्स फॉर्मेट होता है, और कॉलेज का उसकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये हम उन एक गाइड के अंतर्गत आपने ये काम किया, ये रिसर्च किया हुआ है, उससे संबंधित जानकारी इसमें है। गाइड के सिग्नेचर होंगे या और भी जो अथॉरिटीज होंगे उनके सिग्नेचर होंगे उसमें। उसके बाद आप अपने शोध पत्र में क्या रखते हैं? एक्नोलेजमेंट देते हैं, जिसको प्रीफेस भी कहा जाता है, हिंदी में प्राकथन कहा जाता है। अब एक्नोलेजमेंट में क्या होता है? आपने एक्नोलेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ा होगा, किसी भी पुस्तक का आप खोलोगे तो प्रीफेस में क्या लिखा जाता है कि मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ, मैं अपने परिवार का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमारे इस कार्य में बहुत योगदान दिया। या किसी ने अगर आर्थिक मदद दी है उसकी भी जानकारी दी जाती है। लेकिन जब आप शोध पत्र लिखते हो, वो तो सामान्य एक पुस्तक भी कोई लिखता है उसमें भी एक्नोलेजमेंट लिखा जाता है, लेकिन शोध पत्र में तो एक्नोलेजमेंट थोड़ा सा और डिटेल में और अच्छे से लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति से जिसने आपके रिसर्च में हिस्सा लिया उनके प्रति आप जो है अपना नैतिक जो है वो मदद आभार व्यक्त करते हैं। आप नैतिकता के नाते आप क्या करते हैं? किसी संस्थान में आप गए, जिस संस्थान को आपने रिसर्च का हिस्सा बनाया, किसी हॉस्पिटल को, तो उनको भी आभार व्यक्त करना पड़ेगा। आपके कोई मित्र हैं या जिन जिन से आपने मदद ली है उनका आभार व्यक्त करना पड़ेगा। जिसने भी आपके रिसर्च में मदद किया, जिसने भी आपको प्रेरणा दी, किसी भी रूप में दी, चाहे आर्थिक मदद किसी ने दी है, हो सकता है किसी ने साहित्यिक मदद दी हो, आपको नैतिक मदद किया हो आपका, तो सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? तालिका सूची होती है, लिस्ट ऑफ टेबल होती है, विभिन्न अध्याय के अंतर्गत आने वाले अलग अलग विषय होते हैं। जैसे मान ले कि यूनिट 1 है हमारा, यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ाना है, तो यूनिट 1 में हम ये लिखते हैं 1.1 योग का इतिहास पढ़ाएंगे, 1.2 योगियों का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इस तरह से अगर 4 चीजें हैं तो 1.1, 1.2, यानी कि हमें ये समझ में आता है यूनिट 1 में ही ये 4 चीजें हमें पढ़नी है या 2 चीजें पढ़नी है।
नोमेनक्लेचर क्या होता है? शॉर्ट नेम, जो अभी हमने बता दिया कि कोई कठिन शब्द हो उसे समझाने के लिए, ऐसे सेंटेंस हो उसको समझाने के लिए छोटा सा हम जो है उसका कोड नेम में उसको लिख देते हैं। अब आते हैं मुख्य बॉडी में, हम आते हैं तो वहां पर क्या आता है? भूमिका, इंट्रोडक्शन आता है। संपूर्ण जो आपका अध्ययन, जो रिसर्च है, उसका आप शॉर्ट फॉर्मेट वहां पर प्रस्तुत करते हैं, ऐसे कि कुछ उसमें सस्पेंस भी बना रहे, कुछ रोचकता भी हो, कुछ आदमी उसको पढ़ना भी चाहे। जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई प्रोग्राम, एक तरह से आप ये कह लो इसको कि किसी फिल्म का एक तरह से टीजर जो है, टीजर रिलीज करते हैं ना फिल्म वाले, और टीजर रिलीज करके उसका कहीं का कहीं से जोड़ा होता है और बड़ा रोचक होता है, अगर देखे क्या हो रहा है इस फिल्म में। तो उसी तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन इतना रोचक होना चाहिए कि रीडर ने अगर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि आपके रिसर्च को अंदर भी जा करके वो और पेज खोल करके अच्छे से पढ़े। इसीलिए पूरा थीसिस जो है, पूरा शोध पत्र भी रोचक शब्दों में और पूरी जानकारी भी बनी रहे और रोचकता भी बनी रहे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? लिटरेचर रिव्यू के बारे में लिखते हैं। आप ये बताते हैं कि हमने जो रिसर्च किया है, जिस समस्या को लेकर के काम किया है, उससे संबंधित कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया गया और कहाँ कहाँ से क्या क्या जानकारी हमने ली है। फिर जो है शोध अभिकल्प, लिटरेचर रिव्यू के बाद शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन आप बताते हैं हमारी रिसर्च की रूपरेखा कैसी रही। जैसे कि हम लोगों ने रिसर्च स्टेप में भी बताया था, रिसर्च डिजाइन आपको देना पड़ता है, तो उसको आप अपने शोध पत्र में भी शामिल करते हैं। हमारा रिसर्च डिजाइन ये रहा कंप्लीट। डाटा कलेक्शन की विधि हमने क्या रखा, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया, कितने लोगों को हमने शामिल किया। मेथड्स के बारे में फिर हम बताते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया, रिसर्च की फाइंडिंग्स को हमने प्राप्त किया है। उसके बाद हम ये बताते हैं कि हमें कौन कौन से डाटा प्राप्त हुआ है। डाटा को प्राप्त करने के बाद उसका एनालिसिस जो हमने किया, उस एनालिसिस का पूरा डिटेल हम वहाँ देते हैं कि किस तरह से हमने विश्लेषण किया, विश्लेषण का आधार कैसे था। उसके बाद हम जो मेन अब पॉइंट आता है, रिसर्च अचीवमेंट, जो शोध में हमें जो उपलब्धि हासिल हुई है, क्या उपलब्धि हमने हासिल किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है एक तरीके से ये। इसमें पूरे संपूर्ण शोध का सार जो है आप इसमें समाहित करते हैं, अपना सारा जोर लगाते हैं कि इसमें हम एकदम टू द पॉइंट लिखें और अपने सारे फाइंडिंग्स को यहाँ हम बता दें हमारे सामने हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली है इस पूरे रिसर्च के बाद, और इससे इन इन लोगों को फायदा होगा। इस रिसर्च का फिर इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? अगर उसको, समाज को उससे कोई फायदा ना हो, स्टूडेंट को कोई फायदा ना हो आपके रिसर्च से, यानी कि समस्या का समाधान जो है आप वहाँ प्रस्तुत करते हैं। आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हुई नहीं हुई वो पूरा आप उसमें लिखते हैं, पूरा वर्णन किया जाता है। फिर आप कंक्लूजन लिख करके आप शोध पत्र को इतिश्री करते हैं। पूरे रिसर्च को लेकर के, समस्या समाधान को लेकर के आप कुछ सवाल भी छोड़ सकते हैं या कुछ कंक्लूजन फाइनल अपनी तरफ से उसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है शोध पत्र का आपका तीसरा और अंतिम भाग आता है, जिसमें इंडेक्स दिया जाता है, पाठ्य सूची का निर्माण किया जाता है, वर्णमाला के क्रम में इसको सजाया जाता है इंडेक्स को। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरे भाग में वो है रेफरेंसेज। अगर रेफरेंसेज में अगर आपने गलती कर दी, ठीक से रेफरेंस नहीं देते हैं, संदर्भ सूची जिसको कहा जाता है, आपका थीसिस अनएथिकल माना जाता है, अनैतिक माना जाता है। हो सकता है कि आपको बाद में इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो शोध के दौरान कौन कौन सी पुस्तकों की लिस्ट, आपने पूरी लिस्ट की देखते हैं ना, हर पुस्तक में होता है संदर्भ सूची, रेफरेंस है, हमने इन पुस्तकों का सहारा लिया। पत्र पत्रिका का अगर आपने सहारा लिया तो उसका भी रेफरेंस आपको देना पड़ता है। किसी शोध का, किसी ने रिसर्च पहले किया हुआ है, उसके रिसर्च पेपर का कुछ चीजें आपने इस्तेमाल की, उससे जानकारी ली, वो भी बताना पड़ेगा। कोई पांडुलिपि, मतलब कोई पुस्तक मेन उसका जो हाथ से जिसकी पांडुलिपि क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि गीता लिखी गई, अगर गीता वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई, क्या वेद व्यास जी के द्वारा हाथ से लिखी गई कोई प्रति है, उसको पांडुलिपि कहेंगे, एक समझने के लिए। यानी कि पूरे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत जितने हैं आपके सोर्स, सबका यहाँ आपको पूरा डिटेल बताना पड़ता है।
और संदर्भ सूची जो रेफरेंस लिखना पड़ता है उसके भी दो मशहूर तरीके हैं, वैसे तो और भी तरीके हैं, दो है, एक एमएलए है और एक कौन सा है, एपीए करके। उसको भी हम लोग देखेंगे क्या है वो। उसके बाद जो हमारा शोध पत्र में होता है लास्ट वाला, वो होता है अपेंडिक्स होता है, कि कई उपयोगी तथ्य होते हैं जिसको कि आप ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उन उपयोगी तथ्यों को अपेंडिक्स कई बार लोग लिखते हैं, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी। तो कई चीजों को यहाँ शामिल किया जाता है, प्रश्नावली होती है, कोई स्मृति पत्र है, कोई साक्षात्कार पत्र भी रख सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, तो वो परिशिष्ट में अपेंडिक्स में लिखा जाता है। अगर कोई इससे मदद लेना चाहे तो ले सकता है। अभी बात हो रही थी कि रेफरेंसिंग जो है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, संदर्भ जो है लिखने का उसका तरीका क्या है। इतना आसान नहीं कि ऐसे ही लिख देंगे कि पुंडलिक जी ने एक किताब लिखी और उस किताब से हमने मदद ली, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। उसका दो इम्पोर्टेंट स्टाइल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एमएलए और एपीए। कोई भी रेफरेंस लिखना है तो इसी दो प्रमुख शैली है ये, इसमें जनरली लिखा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है एमएलए और एपीए का? एमएलए का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और एपीए होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एमएलए या एमएलए वाला एमएलए विधायक वाला नहीं है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। 3 से 4 बार ऐसे माइक ऑफ रखते हुए बोल जाइए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। याद हो जाएगा, 2 से 4 बार बोलेंगे। नहीं भी याद होगा तो आपके चित्त में बैठा रहेगा, सामने अगर एग्जाम में आता है तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम, जो कि हमने पहले ही कहा, रेफरेंस अगर हम नहीं लिखते हैं, नहीं बताते हैं, तो हमारा रिसर्च पूरा का पूरा रिसर्च अनएथिकल माना जाएगा। अब क्या होता है एमएलए फॉर्मेट, क्या होता है एपीए फॉर्मेट, उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एमएलए फॉर्मेट में क्या होता है, जो आप रेफरेंस लिख रहे हो उसका एक फॉर्मेट, उसका स्टाइल होता है कि लेखक का नाम पहले आएगा या पहले वर्ष आएगा, कब जो है वो जो पुस्तक से आपने लिखी, कोई लेख आपने इस्तेमाल किया है, वो लेख कब छपा, किस जर्नल में छपा, पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है? लेखक का नाम एमएलए फॉर्मेट में, लेखक का नाम भी पहले क्या, लास्ट नेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में। अगर अमित सिंह किसी का नाम है तो सिंह अमित ऐसे लिखा जाएगा, सिंह अमित। उसके बाद ये एमएलए फॉर्मेट की बात हो रही है। अच्छा, एमएलए और एपीए में जो मेन होता है ना, इतना याद ना रखने से, एक मुख्य अंतर आप समझ लें तो आपको आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसमें क्या होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है ना, मतलब कब जो आप बुक का रेफरेंस लिया है या किसी रिसर्च का, ईयर उसका कब, वो बुक कब छपी थी या वो रिसर्च कब हुआ था, वो ईयर जो है एमएलए में लास्ट में तकरीबन रखा जाता है। सबसे लास्ट में ही मान के चलें, उसमें सिंपल सी बात रखी जाती है। लेकिन एपीए फॉर्मेट में क्या होता है, नाम के ठीक बाद उसका ईयर दिया जाता है। जैसे जॉन एंडरसन नाम के आदमी ने 1968 में इस पर काम किया है, तो 1968 पहले होगा, और एमएलए वाले में क्या होगा, वो ईयर जो है वो बाद में लिखा जाएगा। मुख्य अंतर ये है। फिर भी देखते हैं हम लोग क्या होगा, लेखक का नाम होगा, वो भी किस फॉर्मेट में, पहले लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर उसने जो बुक लिखी या कोई रिसर्च पेपर लिखा उसका टाइटल क्या था जिसका हमने रेफरेंस लिया, उसका एडिशन, प्रकाशन का स्थान क्या था, ठीक है, कौन सा एडिशन है, एडिशन इसमें एक है, एडिशन कौन सा है, फर्स्ट एडिशन से लिया, उसके सेकेंड एडिशन से लिया, थर्ड एडिशन से लिया। अगर ऐसा है तो एडिशन देना पड़ेगा, अगर नहीं एक ही एडिशन उनका है तो एडिशन लिखने की जरूरत नहीं, तब सीधे आप प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिख सकते हैं कि किस जगह से वो प्रकाशित हुआ, वो लंदन से हुआ, दिल्ली से प्रकाशित हुआ, या शिकागो से प्रकाशित हुआ है, या न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुआ है जहां। उसके बाद प्रकाशन वर्ष आप लिखते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, और फिर प्रेस का भी आपको संक्षिप्त नाम देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ईयर जो है वो तकरीबन लास्ट में ही आ रहा है, तो कई लोग एमएलए में ईयर को सबसे लास्ट में ही, बिल्कुल लास्ट में लिख देते हैं। अब एपीए फॉर्मेट में क्या है, एपीए फॉर्मेट में कहा गया है इसमें लेखक का नाम तो होगा, उसी तरह से होगा, पहले आखिरी नाम फिर प्रथम नाम के क्रम में लिखा जाता है। फिर प्रकाशन का वर्ष, यानी लेखक के नाम के ठीक बाद उस लेखक के द्वारा जो लिखी गई कृति थी, किस साल उन्होंने लिखी, अपना पब्लिश कराया, वो ईयर पहले दे दिया है। तो मुख्य अंतर यही है।
फिर शीर्षक क्या था उसका, फिर प्रकाशन का स्थान क्या था, इसको ऐसे देख लेते हैं। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइटल ऑफ द वर्क, उसका बुक का नाम क्या था, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन, कौन सी जगह से, लंदन से, दिल्ली से, कहाँ से हुआ, और पब्लिशिंग कंपनी कौन सी थी, पेंगुइन से थी या कौन सी कंपनी, कौन सा पब्लिशिंग जो है वो उसका पब्लिशर कौन था, उसका पूरा डिटेल देना पड़ता है। अब है कि इसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर में इसमें है ना ये एंडरसन जॉन 1968 अ गाइड टू बिहेवियर साइकोलॉजी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस, तो इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन एपीए फॉर्मेट और एमएलए फॉर्मेट में लिखने से पहले हेडर दिया जाता है। जैसे एमएलए फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हो तो ऊपर हेडर दिया जाएगा वर्क साइटेड, और फिर नीचे जो है वो फॉर्मेट लिखा जाएगा। एपीए फॉर्मेट में क्या होगा, ऊपर हेडर दिया जाएगा रेफरेंसेज, और इसको भी बोल्ड किया जाएगा, वर्क साइटेड और रेफरेंसेज को बोल्ड करके लिखा जाएगा। फिर नीचे एपीए वाला पूरा फॉर्मेट आएगा। जैसे कि इसको अगर देखें हम, देखिए यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर रेफरेंस पहले लिखा हुआ है बोल्ड करके, फिर नीचे उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि कहाँ से किताब लिया हुआ है, एपीए वाला ये है। उसी तरह एमएलए वाला देखें तो एमएलए वाले में पहले हेडर जो होता है, देखिए वर्क, दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको और बड़ा करने का पास, इससे कंट्रोल और क्या प्लस, खुद की स्क्रीन से भी हो जाएगा बड़ा, खुद की ये स्क्रीन से ये हो गया ना, अब हो गया ना, ये देखिए। हाँ, तो अब वर्क साइटेड पहले ऊपर में है, फिर नीचे पूरा फॉर्मेट है। ये किसका है, एमएलए वाले का। वर्क साइटेड ऊपर, फिर नीचे पूरा फॉर्मेट। और ये जो इसका भी देख लीजिए, ये एपीए वाला है। देखिए पहले ऊपर क्या लिखा है, रेफरेंसेस पहले लिखा हुआ है हेडर में, उसके बाद रेफरेंस को एपीए फॉर्मेट में लिख दिया गया है। यही है, छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो यहाँ हमने लिख दिया हुआ है। और लिखने से पहले एक हेडर डाला जाता है, रेफरेंसेस का भी एक हेडर डाला जाता है, एमएलए फॉर्मेट का, वर्क साइटेड, एपीए का, रेफरेंसेस, ऐसे करके लिखा जाता है। एमएलए शैली का इस्तेमाल, ये कई बार पूछ दिया जाता है तो हमने लिख दिया। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मानविकी में किया जाता है मुख्य, और एपीए का कहा गया है एजुकेशन में, मनोविज्ञान में और विज्ञान में एपीए फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग, अगला हमारा रिसर्च एथिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नैतिकता क्या होनी चाहिए, हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो रिसर्च एथिक्स पहले होता क्या है, तो बहुत ही सरल भाषा में कहें तो रिसर्च स्कॉलर, यानी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्च स्कॉलर के लिए ऐसे नियम कानून है जिसको गाइडलाइंस कहा जाता है, जो नियम कानून ये आपको बताता है कि रिसर्च के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। अब जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें आते हैं, उसको कहते हैं फैब्रिकेटिंग बिहेवियर। तो फैब्रिकेटिंग बिहेवियर में क्या आता है, जब आप अपने हिसाब से डाटा को एड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि कई बार किया जाता है इसको, कि आप सपोज कीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपको 100 लोगों से डाटा इकट्ठा करना है, और आपने क्या 90 लोगों से डाटा इकट्ठा आपने कर लिया, और लेकिन आपको 100 पूरा करना है। 90 लोगों का डाटा आपने देखा, आपको 100 का पूरा करना, 10 का आपने क्या करा, अपने मन से किसी का डाटा भर दिया, एड ऑन कर दिया 10 लोगों का, जबकि उस 10 लोग से आपने बात ही नहीं की, तो अपने हिसाब से आपने भर दिया। इसको कहते हैं फैब्रिकेटिंग बिहेवियर। ये नहीं करना है, यानी एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया एक अनुमान लगा करके, तो ये फैब्रिकेटिंग बिहेवियर हो गया। ये कई तरीके का हो सकता है। एक होता है फॉल्सिफिकेशन, कि फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो रिजल्ट आप चाह रहे हो कि ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए हमारे रिसर्च का, तो उस जो आप, जबकि आपका रिसर्च का रिजल्ट कुछ और आ सकता है, तो उस रिसर्च को झुठलाने के लिए आप डेटा में क्या करते हैं, फेरबदल कर देते हैं, या आप जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मन मुताबिक बदलाव कर देते हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी राम सेतु करके, फिल्म आप लोगों ने देखा है, राम सेतु, इसमें अक्षय कुमार हीरो है, किन्हीं ने देखा है वो फिल्म? यस सर। देखा है। तो उस फिल्म में ऐसा ही है, फॉल्सिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया। पहले तो जो ये अक्षय कुमार होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, तो रिसर्चर होते हैं,
जो कि राम सेतु के बारे में पहले उन्होंने काफी कुछ लिखा, पहले नहीं मानते थे वो, तो उनका जितना अपना रिसर्च था, वो ईमानदार होते, जितना रिसर्च था उन्होंने उस रिसर्च के हिसाब से उन्होंने अपना डाटा दिया। बाद में एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी उस चाहते थे कि हमारे हिसाब से जो है रिजल्ट हमारे मन मुताबिक आए, तो उन्होंने क्या करा, वो चाहते थे कि राम सेतु नहीं है ऐसा करके कोई रिजल्ट आ जाए। और अक्षय कुमार जब तक नौकरी में थे तब तक इन्होंने कहा कि नहीं, राम सेतु जो है राम का बनाया उस समय का नहीं है, इसका कोई लेना देना ऐतिहासिक कोई तथ्य नहीं है, इसका ये नेचुरल बना हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो प्राइवेट कंपनी सोचती है कि ये आदमी हमारे काम का है, क्योंकि उसका कुछ प्रोजेक्ट वहां चलना होता है समंदर में, तो वो अक्षय कुमार को हायर करता है, अपना कहता है कि तुम्हें इतनी सुविधाएं देंगे, नौकरी पर रख लेता है, और वो कहता है आप रिसर्च करो। लेकिन वो चाहता है कि उसका रिजल्ट जो आए, वो रिजल्ट यही आए कि राम सेतु जो है वो मैन मेड नहीं है, ये जो है नेचुरली बना हुआ है। तो अब जब उसका उस दौरान क्या होता है, जब अक्षय कुमार उसको करने जा रहा होता है रिसर्च, तब उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो मैन मेड है, ये तो बिल्कुल जो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो वो कंपनी वाला अक्षय कुमार को मरवाने के लिए फिर सारे जो है अपने हथकंडे अपनाते हैं, यानी कि पहले तो उसको समझाता है कि नहीं तुम छोड़ दो, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, तुम अपना रिसर्च ऐसे ही दूर से ही बता दो। तो उसमें क्या हुआ, उतनी फिल्म के डिटेल में नहीं जाएंगे, बस कहने का मतलब ये है कि वो कंपनी ये चाहती थी कि जो रिसर्च का जो फाइनल फाइंडिंग्स आए वो हमारे हिसाब से आए, वो फैक्ट्स के हिसाब से ना आए। ये फॉल्सिफिकेशन होगा रिसर्च के लिए, अगर हम लोग भी ऐसा करते हैं तो फॉल्सिफिकेशन की श्रेणी में आएगा, ये गलत है। उसके बाद क्या होता है, प्लेगरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी, सीधा इसका अर्थ ही होता है चोरी करना वैसे, लेकिन चोरी में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, साहित्यिक चोरी है। चोर भी ऐसा है जो साहित्य की चोरी कर रहा है, चोरी कौन करेगा, रिसर्चर अगर करता है तो ये गलत है। कैसे, ये किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे किसी का डाटा हमने इस्तेमाल किया लेकिन उसको हमने क्रेडिट नहीं दिया, हमने शालिनी जी ने कुछ रिसर्च किया हुआ और शालिनी जी के रिसर्च का डाटा हमने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन वहां पर हमने संदर्भ नहीं दिया कि हमने शालिनी जी के रिसर्च से इसको उठाया, तो वो क्या होगा, साहित्यिक चोरी की श्रेणी में होगा, माना जाएगा। कोई फोटो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और ये नहीं बताते हैं कि ये गेटी इमेज है या ये हमने कहाँ से उठाया हुआ, उसका रेफरेंस नहीं दे करके, तो कैसा क्या माना जाएगा। अगर आप फोटो दे रहे हैं, रेफरेंस नहीं दे, माना जाएगा, लोग मानेंगे कि इन्होंने ही खींचा होगा। तो क्या हुआ, एक तरह से चोरी हुई कि आप किसी और के फोटो को आप ये शो कर रहे हो कि वो मेरा है, क्रेडिट नहीं दिया आपने उसको। तो इस तरह का भी ये नैतिकता के खिलाफ है आपके रिसर्च में। और इसी में क्या होता है, ऑटो प्लेगरिज्म भी होता है। जब आपने क्या किया, जब हम अपने पहले के किसी रिसर्च को अपना, ऑटो प्लेगरिज्म मतलब अपने ही साहित्यिक चोरी हम कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये कहेंगे आप अपनी ही साहित्यिक चोरी, ये कैसे होगा, वो तो हमारा अपना ही है। नहीं, आप जब ने एक रिसर्च आपने कंप्लीट कर लिया, उसकी आपने वाहवाही लूट ली, उसका आपने एकेडमिक जो है सर्टिफिकेट ले लिया, अब आप दूसरा रिसर्च सपोज करो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कई रिसर्च करते हैं, अब दूसरे रिसर्च में आपने क्या किया, आपने पहले वाले रिसर्च को कॉपी कर लिया और वहां जानकारी नहीं दी कि मैंने ही रिसर्च किया था, ये डाटा हमने यहाँ से लिया हुआ है, उसका रेफरेंस आपने नहीं दिया अपने ही रिसर्च का, जबकि वो पुराना है, नया नहीं है, तो उसमें भी रेफरेंस, अपने भी रिसर्च का रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑटो प्लेगरिज्म की श्रेणी में आएगा, मतलब कि हमने अपने ही रिसर्च की चोरी कर ली। अब कंप्लीट प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी और का रिसर्च उठाकर, उसमें होता है ना बहुत सारे, ये बीच में बहुत चल रहा था, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत रोक लगाई है कि हम रिसर्च करने गए और हमने क्या किया, बस ऊपर का नाम वाम चेंज किया, थोड़ा सा नाम कॉलेज वॉलेज, ये किसी का रिसर्च पेपर उठाया उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, जनरली एज इट इज उठा करके थोड़ा बहुत चेंज करके पूरा कंप्लीट रिसर्च जो है दूसरे का हमने डाल दिया, बस उसको ऐसे जो है पैकेजिंग कर दिया कि लगे कि ये मेरा है, तो पूरी तरह से साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है, ये अनएथिकल है, ये नैतिकता के खिलाफ है आपके रिसर्च में। अब सोर्स बेस्ड साहित्यिक चोरी क्या होता है, जब हमने अपने किसी रिसर्च में क्या करते हैं, शंकर जी का हमने रिसर्च किया हुआ, हमने फाइंडिंग्स उठाया, फैक्ट्स लगाया,
और नाम हमने दे दिया अमित जी का, अमित जी से दोस्ती, हमने अमित जी का नाम दे दिया, अरे कोई बात नहीं तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। तो ये भी गलत है। जिनका आपने रिसर्च से जिनका डाटा आपने उठाया है उन्हीं को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। हालांकि कई बार ये गलती से किया जाता है, हो जाता है, कई बार जानबूझकर किया जाता है। इसीलिए कहते हैं थीसिस को कई बार पढ़ा जाता है, एक एक चीज को ध्यान से, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं शोध पत्र लिखने में कि कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि उनके कई सालों की मेहनत का वो नतीजा होता है। उसके बाद होता है डायरेक्ट साहित्यिक चोरी। क्या होता है? डायरेक्ट प्लेगरिज्म, यानी कि दूसरे के रिसर्च का कुछ हिस्सा उसी तरह अपने रिसर्च में अपने नाम से शामिल कर देना, कुछ हिस्सा, पूरा का पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हमने लिया, उनका नाम का कहीं जिक्र नहीं किया, उसको ऐसा दिखा दिया कि मेरा है। उसके बाद होता है पैराग्राफिंग, किसी और के रिसर्च का जो है इसमें कुछ हिस्सा और इससे भी छोटा हिस्सा, मतलब कुछ पैराग्राफ या कुछ शब्दों का पर्टिकुलर बहुत छोटा पोर्शन हमने लिया, या कोई फॉर्मूला उसका है, उस फॉर्मूले को हमने उठा लिया, लेकिन हमने उसका रेफरेंस, उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो ये भी आ जाएगा पैराग्राफिक में की श्रेणी में। मोजैक वाले में भी इससे मिलता जुलता है पैराग्राफिक से, उसमें कुछ फोटो या कुछ ऐसी चीजें चुरा लिया, उसमें कुछ हेर फेर कर दिया, मोजैक लगा करके ऐसा कर दिया कि लगे कि वो हमारा है, बीच बीच में अपनी लाइन कुछ डाल दिया, तो वो मोजैक साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है। एक होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में क्या होता है? गलती से हो जाता है कि क्रेडिट किसी को देना था, गलती से हमने किसी और को क्रेडिट दे दिया, लेकिन ये भी अनएथिकल माना जाता है। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए आपके शोध पत्र में, इसलिए कई बार जो है उसको पढ़ा जाता है बहुत सावधानी के साथ। और कई बातों का, कई एथिकल चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपके रिसर्च में जिन लोगों को आपने शामिल किया है, जिसको कि आप चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, उनको किसी प्रकार से आपके रिसर्च की प्रोसेस में किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। कि आप मान लो कि कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और उस आदमी का आपने नाम जाहिर कर दिया, उन्होंने कह दिया किसी के बारे में, वहाँ यहाँ फलाने टाइप के लोग ज्यादा चोरी करते हैं, तो अब वो जाके उनसे कहीं जो है नुकसान ना पहुंचाए, या और भी अलग तरीके की होती है बातें, इसमें बहुत वो रिसर्च पे डिपेंड करेगा। कहीं भी उनकी भागीदारी से, आपके वेरिएबल्स की भागीदारी से उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। रिसर्चर की जिम्मेदारी होती, नैतिकता होती इस बात का ख्याल रखना। गोपनीयता बनाए रखना कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं जो इंसान के तौर पर हैं, उनकी जानकारी किसी और से हम साझा नहीं करेंगे, ये आपका नैतिकता होती है। रिसर्च में जो लोग भाग ले रहे हैं उनको आप ज्यादा परेशान ना करें, ऐसा ना हो कि आपके रिसर्च में वो तो सहयोग कर रहे हैं और असहज होते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा उनको परेशान करते हो, जब मर्जी तब बुलाते हो, जब मर्जी जितने सवाल पूछे, जितने घंटे बिठाओ, ऐसा नहीं होता। वो असहज ना हो, और उनको ये अधिकार, आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एथिक्स भी है कि जब वो चाहें आपके रिसर्च से वो अलग हो सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि सरकार ने एथिक्स को, एथिकल चीजें लागू हो इसके लिए कई नियम बनाए हैं। जैसे कि सरकार ने एक शोध गंगा करके एक डिपोजिटरी, डिजिटल डिपोजिटरी की स्थापना की है 2011 में, शोध गंगा। और एक और है शोध गंगा के अलावे, ये है आपका, एक सेकेंड, तो शोध गंगा है, शोध सिंधु है, तो लेकिन शोध गंगा सबसे मशहूर है। शोध गंगा में क्या होता है, इसको एक समझ जाएंगे तो बाकी चीजें बस है कि सब्जेक्ट वाइज जो है उसको तोड़ा गया है, उसको नीचे और देखेंगे कि शोध गंगा जो आपका डिजिटल रिपोजिटरी है, कि आपने जो भी शोध किया है उसको आप उस पर रख सकते हो। जैसे डिजी लॉकर होता है ना, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो शोध गंगा में आप अपने शोध पत्रों को रख सकते हैं। जैसे आपने शोध गंगा में डाल दिया तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। अब शोध गंगा के माध्यम से कोई भी आपका शोध पत्र उसको डाउनलोड कर सकता है, और आप भी किसी के भी शोध पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी शोध गंगा या शोध गंगा के जैसे और भी जो ऐसे डिजिटल डिपोजिटरी जो चीजें हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या है, बेसिकली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है एक तरह से, आपका ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें सारी चीजें आप से सहेज के रख सकते हो। इसका फायदा, इसका एथिक्स से क्या लेना देना है? एथिक्स से ये लेना देना है
आप उसमें डालोगे तो दूसरा आदमी उसको चेक करने का अधिकार है कि इस अगर सब्जेक्ट किसी का मिलता जुलता है, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट ऐसा लिया गीता पे किया, तो लोग देखते रहते हैं कि गीता से रिलेटेड और किन किन लोगों ने रिसर्च किया। तो अमित जी देखेंगे, अच्छा मैंने गीता पे पहले रिसर्च किया हुआ, अभी कौशल जी ने रिसर्च किया, देखें इनके रिसर्च में क्या है। खोल कर देखेंगे तो उनको पता चला कहीं कि अगर इसमें कि मैंने कुछ चोरी कर लिया हुआ है उनका, साहित्यिक चोरी, तो तुरंत वो क्लेम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पारदर्शिता को बरतने के लिए ये चीजें की गई और साथ साथ आपकी चीजें और दूसरों के लिए भी उपलब्ध हो, दूसरों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए भी है। अब एथिक्स हमने देख लिया, उसके बाद कुछ चीजें हैं जो सिलेबस में वैसे दिया तो नहीं है, लेकिन एक नजर देख लेते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन भी होता है आपका, और आर्टिकल राइटिंग जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, आर्टिकल राइटिंग होता है कि किसी न्यूज़पेपर में छोटा पोर्शन आपको अपना छपवाना हो। लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन पूरा होता है कि आपके शोध पत्र का प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है, वो डिटेल में आपको छपवाना पड़ता है। कहाँ पब्लिश कराएंगे उस पर भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपके यहाँ कोई गली मोहल्ले में छोटा सा न्यूज़पेपर कोई निकल रहा है, उसमें आपने अपना शोध पत्र छपवा दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसके लिए यूजीसी ने पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है और पूरे न्यूज़पेपर्स की पत्रिका की पूरी लिस्ट, मैगजीन की लिस्ट उन्होंने दी हुई है। ये मैगजीन की लिस्ट है, इस पे ही आपको अपने शोध पत्र को छपवाना है, पब्लिश करवाना है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपके इतने साल की मेहनत जो है वो मान्य नहीं होगी। उसके अलावा कार्यशाला, सम्मेलन, सेमिनार, वेबिनार्स ये भी आपको करना होता है। ये सब आप कब करते हैं? शोध के दौरान आप करते हैं। अब जो हमारे सिलेबस के मुताबिक है वो है शोध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च। आईसीटी क्या हुआ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके रिसर्च में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बिना तो आजकल कोई भी काम नहीं होता है। हम भी अगर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो इस सॉफ्टवेयर में आईसीटी में क्या होता है, 3 पार्ट मुख्य होते हैं। एक हो गया आपका हार्डवेयर, एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर, और तीसरा पार्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावे भी आपका आईसीटी के अंतर्गत जैसे दूरसंचार और नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपका आता है। कोई और चीजें हो गई जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये हर जगह इसमें दूरसंचार और नेटवर्क में भी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी जुड़ा हुआ है। अब जैसे अभी ही एग्जांपल सबसे अच्छा है कि मैं कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ये कंप्यूटर जो है हमारा हार्डवेयर हो गया, ये जो बक्सा दिख रहा है हमें, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, गूगल मीट है, वर्ड पैड है, या हम ये अभी वर्ड पैड पे आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अब आईसीटी का महत्व आपके रिसर्च में किस तरह से है? रिसर्च के जितने स्टेप्स हमने पढ़े हुए हैं, हर स्टेप्स में आजकल आईसीटी का यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप करते हैं, वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। चाहे समस्या से संबंधित कौन कौन सी थीसिस अभी तक मौजूद है शोध पत्र में, आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या अब तक कितने रिसर्च हुए हैं, ये आप इंटरनेट पर मारते हैं, या आप जो है शोध गंगा में मारते हैं, या और भी जितने आपके सॉफ्टवेयर हैं रिसर्च से रिलेटेड, उस पर आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं, आपको ढूंढने में मदद मिलती है। और जब तक आईसीटी का इस्तेमाल नहीं होता था, आप सोचे कितनी मुश्किल होती होगी। आपको रिसर्च से संबंधित कोई साहित्य ढूंढना है, आज आपके लिए बहुत आसान होता है, एक क्लिक पर आपके लिए उस साहित्य की पूरी सूची मौजूद होती है। कोई आर्टिकल आपको पढ़ना है उस रिसर्च से संबंधित, वो आर्टिकल आप नेट पर मारते हैं और आपको मिल जाता है, या अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाता है, या अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी होता है। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। डाटा कलेक्शन का सॉफ्टवेयर अलग से होता है कि डाटा आपके पास बहुत ज्यादा हो गया रिसर्च के दौरान, कुछ तो रिसर्च से पहले भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, कुछ रिसर्च के बाद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है आपको। तो डाटा कलेक्शन के लिए आपका सॉफ्टवेयर अलग होता है। डाटा को आप कलेक्शन करने के बाद उसका जो है प्रोसेस करेंगे, फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि डाटा आपको सेव रखना है तो हार्डवेयर चाहिए।
डाटा आप सॉफ्टवेयर में भी सेव रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो हार्डवेयर जिस कंपनी से आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं उसके हार्डवेयर में जमा होगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और क्या होता है, विस्तृत डाटा कोई बहुत बड़ी डाटा है। पहले क्या होता था, जब आप कागज का इस्तेमाल करते थे हार्ड कॉपी का, तो आपके पास बहुत लंबा जमा हो जाता था। अब क्या होता है, आप उसको एक फ्लॉपी में या एक जो है पेन ड्राइव में या किसी डिस्क में आप उसको आराम से सहेज सकते हैं, रख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में उसको अगर आपने डाल दिया तो वो भी जब तक आप पैसे दे करके उसका लाइसेंस लेते हैं तब तक आपका वो बना रहता है और आपके एनालिसिस में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके लिए अगर आप स्टैटिस्टिकल आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसका अलग सॉफ्टवेयर है, आप दर्शन से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं तो उसका अलग सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल। मार्केट में अलग अलग कंपनियां इस तरह के सॉफ्टवेयर को बेच रही है, उसका आपको लाइसेंस दे रही है, आपको वहां से अपने हिसाब से मन मुताबिक उनसे खरीद सकते हैं। अब चाहे हाइपोथेसिस हो या रिसर्च डिजाइन करना हो आपके रिसर्च के दौरान, या डाटा कलेक्शन या विश्लेषण, कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, NCSS है, PASS है, GESS है, शोध गंगा, शोध सिंधु है, SPSS है, NCSS और STATA और भी बहुत सारे हैं। NCSS क्या होता है, नंबर क्रंचर्स स्टैटिस्टिकल सिस्टम। डाटा एनालिसिस में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। डाटा एनालिसिस करना हो तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका हो गया PASS, प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। सैंपल साइज के कैलकुलेशन में ये काम आता है आपका PASS। शोध गंगा, आप अपने शोध को इसमें सहेज कर रख सकते हैं और आपके शोध को आप चाहते हैं हमारा शोध कोई भी देख पाए तो पूरी दुनिया में कोई भी शोध गंगा से ढूंढ करके निकाल सकता है, अपलोड कर सकता है। 2011 में इसकी स्थापना की गई। उसी तरह शोध सिंधु भी है, ई शोध सिंधु। उसके बाद है इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एक है इम्प्रिंट, ये क्या है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया। और एक है GIAN, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ एकेडमिक नेटवर्क है। अगर दुनिया भर के कोई विद्वान हैं, भारत से बाहर रहते हैं, इंडिया वाले ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप आइए हमारे यहाँ रिसर्च कीजिए, तो उनके डाटा को यहाँ सहेज कर रखा जाता है। एक है SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, NCSS और STATA है। तो इस तरह से इतने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यानी ICT का इस्तेमाल आप अपने रिसर्च में करते हैं। तो मोटा मोटा हमने, ये तो बहुत डिटेल में होता है अगर पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो हमने मोटा मोटा रिसर्च एप्टीट्यूड को आज कंप्लीट कर लिया हुआ है।